तो आज अपन डिस्कस करते हैं क्या, जर्नल और लेजर ना। और बेसिकली जब अपन जर्नल की बात कर रहे हैं तो जर्नल का मतलब ये है कि हम अपने बिजनेस में डे टू डे बिजनेस को डे टू डे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं ना, उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है ना, डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। और जर्नल के अंदर आपकी सब्सिडरीज बुक होती हैं, जैसे कि कैश बुक। अब कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में हम सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जहां पर आपका कैश या तो गया हो या फिर कैश आया हो। ठीक है ना। परचेज डे बुक में हम जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हैं बेसिकली ऑन क्रेडिट। यदि आप किसी भी गुड्स को किसी भी गुड्स को यदि आप कैश सॉरी क्रेडिट में यदि आप परचेज करते हैं तो फिर वो कहां पर आएगा? परचेज डे बुक में आएगा। क्योंकि यदि आप उसको कैश में परचेज कर लेते तो डेफिनेटली वो कैश बुक में आ जाता। सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक के अंदर बेसिकली क्या आता है? जो भी ट्रांजेक्शन्स हमने सेल से रिलेटेड किए हो, स्पेशली क्रेडिट सेल्स और स्पेशली क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, तो ही वो परचेज बुक या फिर सेल्स बुक में आएंगे। अब हमें परचेज बुक में वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं जो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड हो ना। ऑपरेशन मीन्स लाइक यदि आपका कपड़े का बिजनेस है तो आप कपड़े की यदि सेलिंग या परचेसिंग कर रहे हैं तो भी वो परचेज बुक और सेल्स बुक में आएगा। आपने कंप्यूटर बेच दिया तो फिर वो परचेज बुक और सेल बुक्स में नहीं आएगा। इट इज़ वेरी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन। हमें सिर्फ यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की बात करनी है, और कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज? जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो। अपार्ट फ्रॉम बिजनेस यदि आप कोई भी काम करते हैं तो परचेज बुक और सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है रिटर्न इनवर्ड। ठीक है ना, रिटर्न इनवर्ड बुक। इनवर्ड से आप समझ जाओ, यदि इनवर्ड का मतलब है कि कोई चीज वापस हमारे पास आ रही है। कोई चीज वापस हमारे पास क्यों आ रही है? क्योंकि हमने इसको सेल किया होगा। तो ये जो रिटर्न इनवर्ड बुक है वो कौन सी बुक कहलाएगी? सेल्स रिटर्न बुक कहलाएगी। ठीक है ना, सेल्स रिटर्न बुक कहलाएगी। अब इसके बाद रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब हमने बाहर भेजी है कोई चीज। बाहर क्यों भेजी है? क्योंकि हमने पहले कहीं ना कहीं परचेज की होगी। दैट्स वाई रिटर्न आउटवर्ड बुक को बोलते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है ना। अब कैश वाले ट्रांजेक्शन कैश बुक में लिख लिए, उधार वाली ट्रांजेक्शन या तो परचेज बुक में लिख लिए या फिर सेल्स बुक में लिख लिए। और उन्हीं को यदि वापस कर दिया, वापस भेज दिया या फिर वापस आ गए तो आपने रिटर्न में लिख दिया। अब बाकी जो भी ट्रांजेक्शन्स बचे हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड होंगे? आपके जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगे। जर्नल प्रॉपर का मतलब है कि जर्नल एंट्री बना देना। ठीक है ना, किसी भी ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री बना देना। अब बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एक तो जर्नल हो गया हमारा, दूसरा क्या हो गया? लेजर। जर्नल और लेजर, इन दोनों को जो आदमी परफॉर्म कर सकता है, या फिर इस प्रोसेस को अपन ने क्या बोला था? ये बुक कीपिंग कहलाती है। इन दो स्टेप्स को कोई भी परफॉर्म कर सकता है, स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। जर्नल के बाद दूसरा स्टेप आपका क्या रहेगा? लेजर। अब लेजर में भी दो तीन टाइप के लेजर होते हैं, जनरल लेजर, डेटर्स लेजर एंड द क्रेडिटर्स लेजर। अब डेटर्स लेजर में मैंने क्या समझाया था? ऐसा कोई पर्सन जिससे हम, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, लेन देन, तो हमें जिस व्यक्ति से पैसे लेना हो, डेट इज कॉल्ड एज अ डेटर्स जनरल। ठीक है ना। और यदि हमें किसी के पैसे लौटाने हैं, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन के हो चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन के हो, ठीक है ना, क्यों लौटाने हैं? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं से उधार लिया होगा तो अब हमें वो लौटाने हैं। क्लियर? तो ये हमारा क्या कहलाता है? क्रेडिटर्स लेजर। अब जर्नल का फॉर्मेट मैंने आपको बता देता हूं कैसे रहता है। देखिए, अब जर्नल का फॉर्मेट मैंने उस दिन भी आपको बताया था। सबसे पहले डेट, फिर इसके बाद आपका
पर्टिकुलर लेजर फोलियो, इसके बाद डेबिट अमाउंट और इसके बाद क्रेडिट अमाउंट। ठीक है ना। और ये जब भी डेबिट क्रेडिट की बात हो रही है, इसका मतलब एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। यदि कुछ आया है तो कुछ ना कुछ जाएगा, कुछ आया है कुछ गया नहीं है तो इनकम है, कुछ आया है कुछ ना तो कुछ गया है ना इनकम हो रही, तो जरूर हमने किसी आदमी से खरीदा होगा, दैट इज द गिवर। तो डेट में हम डेट लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 अप्रैल है 2023 का। पर्टिकुलर में हम जर्नल एंट्री को लिखते हैं। जर्नल एंट्री को लिखने का कुछ ये तरीका होता है, मान लीजिए आपने एसेट्स खरीदी हैं तो एसेट्स परचेज इन कैश फॉर 4000। अब हमें जो हमारी टेबल थी उस हिसाब से हमें याद रखना पड़ेगा कि डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपके पास एसेट्स आ रही हैं, इसलिए जर्नल एंट्री बनाने का कुछ ये तरीका होता है कि एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, और थोड़ा सा नीचे लिखकर, थोड़ा सा नीचे साइड में आकर अपन यहाँ थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट होकर लिखते हैं टू कैश अकाउंट। और अमाउंट भी कैसे लिखे जाएगा, डेबिट वाला अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा डेबिट वाले और कॉलम में, और फिर बचा हुआ अमाउंट आपका कहाँ पर जाएगा, क्रेडिट साइड थोड़ा सा नीचे लिखकर जाएगा ये। और फिर यहाँ पर तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कि इसी ट्रांजेक्शन्स को आपको डिफाइन करना है कि ये ट्रांजेक्शन्स क्या कह रहा है। ठीक है ना। तो ये ट्रांजेक्शन क्या समझा रहा है, एसेट्स परचेज इन कैश। तो जनरली जो हमारा क्वेश्चंस ही होता है ऑलमोस्ट वही हमारा लगभग नरेशन भी होता है। ठीक है। नरेशन का मतलब है कि ट्रांजेक्शन्स को नरेट करना, एक्सप्लेन करना कि ये ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। तो ये हमारी इस तरीके से जर्नल एंट्री बन जाती है। एलएफ में आता है एक्चुअली जब अपन दो चीजें एक साथ बनाते हैं। देखो आपको जब जर्नल मिल गया और एक लेजर मिल गया, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे पास ये जर्नल है, ठीक है ना, और आज की तारीख कितनी है, मान लो 24 तारीख है, 24/7/24। तो दिन भर में मैं क्या करूंगा, रिकॉर्डिंग करूंगा सारे ट्रांजेक्शन्स की। ठीक है ना। यहाँ पे राम श्याम ABCD, ठीक है ना, ये मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। अब मेरे पास दूसरी एक और बुक है जिसका नाम क्या है, लेजर। ठीक है ना। तो इस पर मैं अलग अलग लिखूंगा, राम का एक अलग पेज का, श्याम को अलग पेज पर, फिर पेज पलट दूंगा तो फिर ए का फिर बी का। तो मुझे ये पता करने के लिए कि श्याम का नाम किस पेज पर लिखा है, जर्नल में किस पेज पर लिखा है और लेजर पे किस पेज पे लिखा है। तो जब अपन जर्नल बनाते हैं, ये जर्नल एंट्री है, वहां पर हमें लेजर फोलियो का पेज नंबर लिखना पड़ता है कि ये जो एंट्री है वो आपको कहां पकड़ में आएगी। ठीक है ना, कि लेजर में कहां पकड़ में आएगी ये एंट्री। और जब अपन लेजर बनाएंगे तो वहां पर जर्नल का फोलियो लिखते हैं कि कौन से पेज पर हमने जर्नल एंट्री बनाई थी। जी जी, उन्होंने 89 पेज पर लिखा है मान लो, ठीक है ना। अब आपका जो लेजर है अलग, ये देखो मान लो ये 89 नंबर पेज है, ठीक है ना, और ये हो गया 90 नंबर पेज, ठीक है ना। अब जब हम गए, आपका जैसे मान लो क्या नाम है, वैशाली, तो मैंने वैशाली नाम का अकाउंट खोला और यहाँ पर लिख दिया ये वाला ट्रांजैक्शन। अब कहेंगे अच्छा कैसे पता चला भाई, तो वो लिख देंगे कि 89 पेज पर इनके बारे में लिखा हुआ है। अब वैशाली का किस पेज पर लिखा है, मान लो 4 नंबर पर, तो इस बुक में लिखा जाएगा वैशाली के नाम पर 4। तो जर्नल में लिखा जाएगा लेजर का पेज नंबर, लेजर में लिखा जाएगा जर्नल का पेज नंबर। ट्रैक करने के लिए तरीका है वो, ठीक है ना। अब ये देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन है कि जर्नल कैसे बनता है। आपके पास डेट रहेगी, पर्टिकुलर रहेगा, लेजर फोलियो रहेगा, डेबिट अमाउंट रहेगा और क्रेडिट अमाउंट रहेगा। इसको अपन ने पूरा भी एक्सप्लेन भी किया है और आगे और भी कंटेंट्स हैं तो अपन उस पर देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है कि भाई जो मैंने अभी अभी आपको फॉर्मेट बताया है कि किस तरीके से फॉर्मेट रहता है इसका,
सबसे पहले आपके पास डेट है, डेट में वो डेट डलेगी जिस दिन ये ट्रांजेक्शन हुआ होगा। पर्टिकुलर को हम यूं कह सकते हैं कि पर्टिकुलर में पूरा एक्सप्लेनेशन रहता है। एक्सप्लेनेशन लेकिन कैसे, मैंने अभी बताया कि आपको पहले डेबिट में कोई अमाउंट लिखनी है, मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया था एसेट्स अकाउंट डेबिट, तो डेबिट वाले के साथ डेबिट लिखना है लेकिन क्रेडिट वाले के साथ क्रेडिट नहीं लिखना है, तो टू कैश। ठीक है ना, बस अब अपन समझ गए कि ये एसेट्स जो है वो डेबिट में है और कैश जो क्या है वो क्रेडिट में है। कभी भी क्रेडिट वाले के साथ सीआर नहीं लिखना है, जो डेबिट में उसको डेबिट डीआर तो लिखना है लेकिन सीआर वाले क्रेडिट वाले को सीआर नहीं लिखना है। ठीक है ना, चलिए जैसे कि देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल भी लेके रखा है। द एग्जाम्पल ऑफ जर्नल एंट्री, this can be illustrated by mean of an example. We suppose on 1st January 2017 a trader sell goods for cash for 1000। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा, जब भी कभी गुड्स लिखा हो किसी ट्रांजैक्शंस के साथ तो आपको गुड्स काट ही देना है। अब क्या बचता है हमारे पास, सेल, सेल बच रहा है हमारे पास, तो एक अकाउंट हो गया सेल अकाउंट और एक हमारे पास क्या हो गया कैश अकाउंट। अब हमने कुछ दिनों पहले समझा था कि पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, और हमने यहां पर एक चीज और भी समझी थी, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है ना, तो हमें बस इसी मैट्रिक्स का सहारा लेना है। हमने क्या समझा था, रियल अकाउंट में क्या आता है, रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन और व्हाट गोज आउट। चाहे तो हमारे पास से कुछ नहीं रहा है, आ रहा है हमारे पास कैश। ठीक है ना, गुड्स जा रहे हैं, डेफिनेटली गुड्स जा रहे हैं, लेकिन गुड्स हमारी एसेट्स नहीं होती। ठीक है ना, फिर इस पूरे ट्रांजेक्शन में ना तो कहीं पर रिसीवर का नाम है ना ही कहीं गिवर का नाम है। अब हमारे पास एक ही चीज बच रही है, मैंने गलत लिख दिया है कि जब भी हम गुड्स सेल करेंगे, मैं पूरा रिपीट कर दे रहा हूं नहीं तो वो रिकॉर्डिंग हो रही है इस चीज की। नाउ वी हैव अ ट्रांजैक्शन, सपोज ऑन 1st January 2017 अ ट्रेडर सेल गुड्स फॉर कैश। ठीक है ना, आपने कैश के बदले में गुड्स बेचा है। ठीक है ना, तो अपन को क्या करना है, जैसे ही आपको गुड्स दिखे, सेल गुड्स या परचेज गुड्स, तो गुड्स तो आप तुरंत ही काट दीजिए। अब आपके पास क्या बच रहा है, सेल और कैश। जब आप गुड्स सेल करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास कैश आएगा। सो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। आपके पास से कोई एसेट्स नहीं जा रही है, ना कोई रिसीवर है ना ही कोई गिवर है, एक्सपेंस तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, तब तो आपके पास जो बच जाता है वो होता है इनकम और गेन। तो सेल करने से हमको इनकम होती है। अब डेबिट में मिल गया कैश, क्रेडिट में मिल गया सेल, तो इसकी जर्नल एंट्री अपन कैश से बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है ना, SALE। अब देखिए इसको वहां पर फिल करके देखते हैं। देखिए ये है, तो आपने क्या किया, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और नरेशन में आपको क्या लिख देना, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। लगभग जो क्वेश्चन लिखा है लगभग 95% वही है। ठीक है ना, अमाउंट जो आपको मैंने अभी बताया कि एक अमाउंट डेबिट वाला अमाउंट आपको डेबिट वाले कॉलम में लिखना है, लेकिन थोड़ा सा इसके सीध में, बिल्कुल डेबिट के सीध में, और क्रेडिट वाला थोड़ा सा क्रेडिट में जाकर हल्का सा नीचे दूसरी लाइन के सामने लिखना है आपको। ठीक है ना, सेम आपका नेक्स्ट एक और ट्रांजेक्शन है। अगेन वी सपोज ऑन 2nd January 2007 गुड्स वर्थ 500 पर परचेज। तो मैंने क्या बोला, गुड्स तो आप छोड़ ही दो, आपने परचेज की है कितने की, 500 की, वो भी कैश में, तो कैश आपका चला जाएगा। परचेज की है आपने, वो परचेज आपके लिए एक्सपेंस है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर इसी मैट्रिक्स को फिर यूज करेंगे। हालांकि मैंने रूल नहीं लिखे हैं, रूल क्योंकि आपको याद होंगे, मैं फिर भी लिख ही दे रहा हूं। यहां पर हमने क्या पढ़ा था, पर्सनल डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। इस क्वेश्चन में ना ही कोई गिवर है ना ही कोई रिसीवर है। डेबिट में क्या आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब हमने परचेज किया तो कोई एसेट्स तो नहीं आ रही है, लेकिन हाँ ये एक बात जरूर है कि कैश जा रहा है। ठीक है ना,
सेकेंड थिंग कि हमारे पास ना ही कोई जो हमारी नॉमिनल अकाउंट में हम डेबिट में क्या लिखते हैं, एक्सपेंस, लॉस, और क्रेडिट में लिखते हैं इनकम एंड गेन। तो अब इस वाले ट्रांजैक्शन से हमको इनकम और गेन तो नहीं हो रही है, लास्ट में क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। कैसे हो रहा है, परचेज करके, कोई चीज परचेज की तो हमारा एक्सपेंस हो रही है। तो डेबिट में आ गया परचेज, क्रेडिट में आ गया कैश, और यही चीज एग्जैक्टली आपको यहां पर मिल जाएगी। देखिए ये मिल गया ना आपको, डेबिट में आपको परचेज मिल गया और क्रेडिट में आपको क्या मिल गया, कैश मिल गया। ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारी जर्नल एंट्रीज इस तरीके से बनती हैं। ये मतलब सिंपल जर्नल एंट्रीज है। आगे जाके और कॉम्प्लेक्स एंट्रीज बनेंगी जिनको जिनको बोला जाता है कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री में क्या होता है कि अभी आपने देखा होगा सारे ट्रांजेक्शन्स जो हैं आपको, एक चीज डेबिट में मिल गई तो दूसरी चीज क्या मिल गई, क्रेडिट में। लेकिन आगे क्या होगा कि तीन चार चीजें डेबिट में मिल रही हैं, दिस अकाउंट डेबिट, दिस अकाउंट डेबिट, दिस अकाउंट डेबिट टू समथिंग अकाउंट क्रेडिट। तो जब ज्यादा, एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन डेबिट में मिलने लगे या एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन क्रेडिट में देखने लगे, दैट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है ना, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, कंपाउंड जर्नल एंट्री। फिर एक और होती है ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज का मतलब क्या होता है कि जब हमारा बिजनेस शुरू होता है या फिर ऑलरेडी चल रहा है, तो 1 अप्रैल के दिन, क्योंकि 1 अप्रैल जो है हमारा नया फाइनेंशियल ईयर होता है। अब नए फाइनेंशियल ईयर के दिन आपके पास पहले से यदि कोई एसेट्स एंड लायबिलिटी अवेलेबल हैं, तो उसी को रिकॉर्ड करने के लिए हम ओपनिंग एंट्री पास करते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री, as all the assets account debit to all the liability, all the assets account debit to all the liability to capital। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर एग्जाम्पल भी ले लेता हूं। जैसे कि साल के शुरुआत में आपके पास लैंड थी 50,000, और इसके बाद मशीन आपके पास 40,000, और बिल्डिंग 10,000, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट आपके पास 2 लाख रुपए का। ठीक है ना। और आपके पास क्रेडिटर मतलब जिनके पैसे लौटाने हैं, ये है आपके पास 1 लाख का। तो आप ध्यान से देखिएगा कि लैंड आपके लिए एक एसेट्स है, मशीन एसेट्स है, बिल्डिंग एसेट्स है, प्लांट एसेट्स है, लेकिन क्रेडिटर आपके लिए क्या हो गई, एक लाइबिलिटी हो गई। अब कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा इसको, इसको रिकॉर्ड करने के लिए आप लिखेंगे लैंड अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट। ठीक है ना। तो यहां अमाउंट लिख देंगे 50,000, 40,000, 10,000, और इसके बाद 2 लाख। तो लगभग हमारा टोटल अमाउंट हो गया है 3 लाख रुपए की एसेट्स हो गई हैं। टू क्रेडिटर हमारे कितने के हो गए, 1 लाख रुपीज के, 1 लाख रुपीज। ठीक है ना, इसको मैं फिर से सही करेक्ट कर दे रहा हूं, 1 लाख रुपीज। अब आप देखिएगा, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में समझाया था कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द क्रेडिट। अब हमारे पास डेबिट का टोटल अमाउंट यहां कितने का हो रहा है, 3 लाख रुपए का, जबकि क्रेडिट साइड में कितने हैं, सिर्फ 1 लाख रुपए हैं। तो 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है। ये 2 लाख का जो डिफरेंस है वो ऑटोमेटिक जो डिफरेंस आता है उसको अपन किस नाम से डिनोट करेंगे, कैपिटल के नाम से डिनोट करेंगे, दैट इज 2 लाख रुपीज। ठीक है ना। और फिर इसका नरेशन लिख देंगे। नरेशन में क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज।
ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो मैंने अभी बताया कि डेट पर्टिकुलर, तो डेट वाले जो कॉलम में रहेगा वहां पर डल जाएगा आपका 1 अप्रैल डल जाएगा, क्योंकि ये ओपनिंग एंट्री है। ओपनिंग एंट्री हमेशा 1 अप्रैल को ही बनेगी, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। कैसे याद रखने पड़ेंगे, हालांकि मैं बता चुका हूं। Unless instructed to the contrary, assume that all transaction for the purchase or the sale of goods are on credit when a person name or name of a firm is mentioned in the question. आपको याद होगा परसों की क्लास, यदि मैंने बोला था यदि किसी पार्टी का नाम लिखा हुआ है, शायद आपकी क्लास में नहीं, मार्केटिंग में बोला होगा शायद, यदि पार्टी का नाम लिखा है जैसे कि परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, अब इसमें पार्टी का नाम लिखा है, मतलब किसी आदमी का नाम लिखा है, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा हुआ है यदि, तो हम इसको मान के चलते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार वाला ट्रांजैक्शन है, नकद वाला ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है ना। सो दैट इज द पॉइंट, अनलेस इंस्ट्रक्टेड टू द कंट्रेरी, it is assumed that all transaction for the purchase of goods or the sale of goods are on credit when a person name or the name of a firm is mentioned in the question. यदि पार्टी का नाम दिया हो तो फिर आपको उधार ही मानना है, ठीक है ना। लेकिन यदि पार्टी का नाम ना दिया हो तो फिर आपको कैश ट्रांजेक्शन मानना है। तो अगला रूल वही लिखा है, नो नीड टू मेंशन द नेम ऑफ बायर एंड सेलर इन द केस ऑफ कैश परचेज और द कैश सेल, एज मनी इज सिंपली एक्सचेंज फॉर द गुड्स हैंडओवर। यदि कैश में ट्रांजेक्शन हो गया है तो अब हमें उस पार्टी का नाम लिखना ही नहीं है। मान लीजिए यहां पर लिखा होता परचेज गुड्स फ्रॉम रवि इन कैश, तो अब तो कैश ट्रांजैक्शन हो गया, अब रवि का तो कोई काम ही नहीं है। रवि का नाम हम कब लिखते हैं, जब हमने उधार खरीदा हो। किसी के नाम पे लिखना हो तो सामान्य भाषा में बोलते हैं ना अपन के हमारे नाम पे लिख लेना, ये तो क्यों लिख लेना जब नगद में ही हो गया। तो जब नगद में ट्रांजैक्शन हो जाए तो अब आपको ये लिखा ही है, साफ साफ लिखा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रवि इन कैश, ऐसे ट्रांजैक्शंस को कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा और पार्टी का नाम नहीं आएगा, ठीक है ना। दूसरा अगला रूल है आपका, कैश परचेज कॉमा कैश सेल्स एंड ऑल ट्रांजैक्शन वेयर द वर्ड पेड इज मेंशन आर ऑब्वियसली कैश ट्रांजैक्शन। यदि सिंपल से लिखा है, अब मैं इसको थोड़ा सा और इसी क्वेश्चन को और मॉडिफाई कर देता हूं। ये देखिए क्या लिखा है, परचेज गुड्स ओनली, अब कुछ नहीं है मेंशन, तो क्या मान के चलेंगे भाई नगद में किया होगा। तो यही आपका थर्ड रूल है कि यदि कुछ ना मेंशन हो या फिर कैश सेल्स मेंशन हो, कैश परचेज मेंशन हो, कैश सेल मेंशन हो, यदि पेड अकेला मेंशन हो। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, सैलरी पेड, तो ऐसे केस में आपको क्या मान के चल रहा है कि आपने कैश में ही तो किया होगा और कुछ ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ठीक है ना। अगला है, when goods are purchased or sold for cash, the name of supplier or the customer is immaterial. यदि आपने नगद में कोई चीज खरीदी है, जो अभी मैंने आपको बताया था, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि इन कैश, तो कैश का ट्रांजैक्शन हो गया ना। और यही बात हो क्या रहा है कि when goods are purchased or sale for cash, द नेम ऑफ सप्लायर और द कस्टमर इज इमटेरियल, मतलब हमारे अब काम का नहीं है, वो कस्टमर का नाम हमें लिखना ही नहीं है। देयरफॉर इट इज टू बी इग्नोर एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, इसलिए हमें उस व्यक्ति के नाम को इग्नोर कर देना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है आपका रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर, दैट इज सेल्स रिटर्न इज रिकॉर्डेड इन द रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न। मैंने कल ही बताया था, एक दो अकाउंट, एक सेल और सेल्स रिटर्न। सेल किया है तो सेल अकाउंट में आएगा, लेकिन सेल कैसा, कैश में नहीं, उधार में यदि बेचा है आपने तो सेल्स अकाउंट में आएगा, और यदि वही गुड्स वापस आ जाए तो आपके लिए सेल्स रिटर्न में आ जाएगा। अगेन इसका उल्टा, परचेज यदि हमने किया है, परचेज लिखा है, तो वो पार्टी का नाम यदि लिखा हुआ है तो हमने वो परचेज किया होगा उधार में, और वो कहां रिकॉर्ड होगा, परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा।
कैश में खरीदेंगे तो कैश बुक में चला जाएगा, लेकिन यदि हमने गुड्स परचेज किए हैं वो भी उधार पे, तो वो कहां पर जाएगा? परचेज बुक में जाएगा, ठीक है ना। और यदि अपन ने वापस कर दिया इसको तो वो परचेज रिटर्न में चला जाएगा। ये हमारे सिंपल से थोड़े से रूल है। नेक्स्ट मिस्टर एक हमारे पास एक क्वेश्चन है। मिस्टर पीटर कमेंस बिजनेस एज कंप्यूटर मर्चेंट ट्रेडिंग अंडर द नेम ऑफ कंप्यूटर पॉइंट्स। अब मिस्टर पीटर एक अलग आदमी है और उनका जो बिजनेस है कंप्यूटर पॉइंट वो एक अलग है। समझ में आ रही ना बात? विथ कैपिटल ऑफ ₹4 लाख ब्रॉट इन कैश। देखना आप, मिस्टर पीटर जो हैं वो अलग हैं और उनके सामने जो हैं वो कंप्यूटर पॉइंट वो अलग हैं। और मैंने बताया था कि नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो मिस्टर पीटर ने लगभग 4 लाख रुपए किसको दे दिए हैं? कंप्यूटर पॉइंट्स को दिए हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो हमें जो कुछ भी जर्नल एंट्री बनानी है वो कंप्यूटर पॉइंट्स के नजरिए से बनानी है। तो कंप्यूटर पॉइंट को क्या मिला? कैश मिला। कंप्यूटर पॉइंट को क्या मिला? कैश मिला। किससे मिला? ओनर से। और ओनर जब पैसे लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। ओनर जब पैसे लगाता है तो क्या बोलते हैं? तो कंप्यूटर पॉइंट के पास कैश तो आ रहा है, लेकिन किसके पास से आ रहा है? ओनर के पास से आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज हमारा रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। बट हमारे पास, हम कौन है? हमें कंप्यूटर पॉइंट, हमारे पास से जा कुछ नहीं रहा है, बट किसी ने तो ये पैसे हमको दिए हैं। किसने दिए हैं? पीटर ने दिए हैं। और पीटर हमारा ओनर है। पीटर हमारा ओनर है, यदि वो पैसे लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो हमें कैश तो मिल गया, लेकिन जो है पीटर्स ने हम पर कैपिटल लगाई हुई है। पीटर्स कैपिटल ना भी लिखे तो चल जाएगा, पीटर कैपिटल ना लिखे तो चल जाएगा, सिर्फ कैपिटल से काम चल जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसको नेक्स्ट, कोई ज्यादा मतलब फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब आप देखना इधर, ये देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल,